आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत बांग्लादेश के बीच बने मैत्री पुल का उद्घाटन करेंगे। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। आज भारत बांग्लादेश मैत्री को बढ़ावा देने वाले मैत्री सेतु का लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पुल का उद्घाटन करेंगे। इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी त्रिपुरा की कई आधारभूत क्षेत्र की परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि 9 मार्च को दोपहर 12 बजे भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा के विकास कार्यों की एक श्रृंखला के साथ मैत्री सेतु का उद्घाटन किया जाएगा। इन कार्यों का त्रिपुरा के विकास पथ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फेनी नदी पर बना मैत्री सेतु दक्षिण त्रिपुरा को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा। 1.9 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण 2017 में शुरू किया गया था। इसका निर्माण 2 साल में होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसमें विलंब हुआ। इसकी कुल लागत 133 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इसके जरिए बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह जाना सुगम होगा। मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीमद् भागवत गीता की पांडुलिपि के 11 खंडों का विमोचन भी करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीमद् भागवत गीता की पांडुलिपि के 11 खंडों का विमोचन करेंगे। इन 11 खंडों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों पर 21 विद्वानों की टिप्पणियां सम्मिलित हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक मूल हस्तलिपि में संस्कृत की दुर्लभ टिप्पणियां भगवत गीता के विमोचन का हिस्सा होंगी। आमतौर पर श्रीमद् भागवत गीता के साथ चलन ये है कि इसे एकल टिप्पणी के रूप में पेश किया जाता है। पहली बार विद्वानों द्वारा बनाई गई व्याख्या को प्रमुख टिप्पणियों को श्रीमद् भागवत गीता की व्यापक और तुलनात्मक प्रशंसा प्राप्त करने के लिए एक साथ लाया जा रहा है। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिंदू धर्मशास्त्र के विद्वान कर्ण सिंह भी उपस्थित रहेंगे। कर्ण सिंह जम्मू कश्मीर के इस न्यास के 89 अध्यक्ष हैं। इसका प्रकाशन धर्मार्थ ट्रस्ट ने किया है। आज संसद सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन और आज से संसद परिसर में सांसदों का टीकाकरण होगा। आज संसद सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन सभी सांसदों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही अब संसद के दोनों सत्र सुबह 11 बजे के नियमित समय से शुरू होंगे। इससे पहले सोमवार को दूसरे चरण के पहले दिन दोनों सदनों की कार्यवाही अलग अलग समय पर हुई। पहले दिन दोनों सदनों के कई सांसदों ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए बजट सत्र के दूसरे चरण को छोटा करने की बात कही। सांसदों के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा कार्यवाही परामर्श समिति की बैठक में एक-एक कर सभी पार्टियों के नेताओं से बातचीत की। इस बैठक में टीएमसी और डीएमके ने हिस्सा नहीं लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि करीब 145 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर बजट सत्र छोटा करने की अपील की है। साथ ही खबर ये भी है कि संसद का बजट सत्र तय समय से पहले खत्म हो सकता है। फिलहाल संसद का सत्र 8 अप्रैल तक चलना तय हुआ है, लेकिन अब सत्र को 27 मार्च से पहले खत्म किया जा सकता है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव 27 मार्च से शुरू होकर 29 अप्रैल तक चलेंगे। सोमवार शाम कोलकाता के कोयला घाट इलाके की एक इमारत में आग लग गई। सोमवार शाम कोलकाता में एक इमारत की 13वीं मंजिल पर आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इसे बुझाने के लिए दमकल विभाग की 18 फायर टेंडर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। ये आग पूर्वी रेलवे के कार्यालय में लगी थी, जहां कंप्यूटरकृत टिकट बुकिंग केंद्र था। पुलिस और दमकल विभाग के मुताबिक इमारत में पहले जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद 13वीं मंजिल पर आग लग गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी मृतक बचाव दल का हिस्सा थे, जिनमें 4 दमकल विभाग कर्मचारी, एक सब इंस्पेक्टर और एक आरपीएफ जवान भी शामिल थे। ये सभी लोग ये देखने के लिए बिल्डिंग में गए थे कि कहीं कोई अंदर न फंसा हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और हादसे में अपनी जान गंवाने वालों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी किया। उसको परिवार के लिए हम 10 लाख करके अनाउंस किया और एक गवर्नमेंट सर्विस भी अनाउंस किया। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नंदीग्राम के दौरे पर रहेंगी। 1 मिनट में पूरा अपडेट देखिए। पश्चिम बंगाल चुनावों में लिस्ट जारी होने के बाद आज पहली बार सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम का दौरा करेंगी। आज वो नंदीग्राम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी और अनुमान है कि आज वो नंदीग्राम में ही पदयात्रा भी करेंगी।
सोमवार को कोलकाता में ममता बनर्जी ने अपनी रैली के दौरान एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिगेड रैली पर कटाक्ष किया। গতকাল তোমরা ব্রিগেড করেছো, ওটাকে ব্রিগেড করে দিয়েছে, ব্রিগেডটাকে ব্রিগেড। আজকে যে মানুষ মিছিলে এসেছে তাও তোমাদের মিছিলে কালকে আসেনি, টাকা দিয়ে সব হয় না। उधर टीएमसी से नेताओं के जाने का दौर लगातार जारी है। सोमवार को 5 और विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में जाने वाले विधायकों में सोनाली गुहा, दीपेंदु बिश्वास, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जट्टू लहरी और शीतल कुमार सरदार शामिल थे। बंगाल में अब तक कई विधायक टीएमसी को अलविदा कह चुके हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब तमिलनाडु चुनावों में उतरने की भी तैयारी कर रही है। पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने वाली एआईएमआईएम अब तमिलनाडु के चुनावों में भी अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रही है। पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इसके लिए शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरण की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। गठबंधन समझौते के तहत ओवैसी की पार्टी वानियमवादी, कृष्णगिरी और शंकरपुरम की सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद हुए गुजरात और हैदराबाद निकाय चुनाव में एआईएमआईएम ने चुनाव में जबरदस्त सफलता हासिल की थी। पश्चिम बंगाल चुनाव में भी एआईएमआईएम मैदान में है और ममता बनर्जी के अल्पसंख्यक वोट बैंक में बड़ी चोट कर सकते हैं। तो ममता बनर्जी भी शुरू हो गई, ओवैसी ये ओवैसी वो। अरे भाई आखिर में ही मिला क्या? तुम लोगों को कोई और नहीं है भारत में? बी टीम, सी टीम, वो फुला टीम। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में नेतृत्व को बदलने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। 1 मिनट में पूरा अपडेट। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में असंतोष की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। सोमवार को दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी आलाकमान से मुलाकात की। उन्होंने पहले दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज शाम करीब 5 बजे सीएम आवास पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अनौपचारिक बैठक बुलाएंगे, जिसमें बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष समेत मेयर भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार के विधायक ऐसी किसी बैठक के होने की खबरों को खारिज कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से गलत है कि किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी सरकार या मुख्यमंत्री जी को लेकर के है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में एक निर्धारित प्रक्रिया है और उस निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करके ही हमारा जो लीडरशिप है वो निर्णय करता है और अंततः पार्टी का हाईकमांड और पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इन तमाम सारे विषयों पर निर्णय करता है। कोई औपचारिक बैठक नहीं बुलाई गई है, ऑन रिकॉर्ड कह। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की स्क्रीनिंग के शुरू होते ही कई रोहिंग्या अपने ठिकानों को छोड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खोजने का काम अब जोर पकड़ रहा है। शनिवार को शुरू हुई स्क्रीनिंग सोमवार को भी जारी रही और इस दौरान कई रोहिंग्याओं को होल्डिंग सेंटर भेजा जा रहा है। इस बीच कई रोहिंग्या अब अपनी बस्तियों को छोड़कर जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि खुद चले जाएंगे। जम्मू में आया था, हमें जान बचाने के लिए सरकार बोला था हम आपको उधर जाना पड़ेगा म्यांमार में। हम जाएंगे, हम अपना वतन हम जाएंगे, लेकिन हमारा वतन जब हालात ठीक होगा तब जाएंगे। इधर इस मामले में सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने रोहिंग्याओं के हो रहे बायोमेट्रिक पर सवाल उठाए हैं। यूनाइटेड नेशंस का एक रेफ्यूजीज का चार्टर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उस चार्टर पर दस्तखत किया है। हमें उस चार्टर को कबूल करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और इंसानियत के तरीके से बिहेव करना। सूत्रों के अनुसार जम्मू संभाग में रह रहे करीब 8,000 रोहिंग्या में से कई निकल चुके हैं। पिछले कई सालों से ये जम्मू कश्मीर में रह रहे थे और इनमें से कई अपना कारोबार भी शुरू कर चुके थे। यूपी के लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस द्वारा टो की जा रही एक कार का वीडियो वायरल हो रहा है। क्रेन के पीछे असहाय सी टंगी ये कार का दृश्य लखनऊ का है। जहां के आलमबाग इलाके में ट्रैफिक पुलिस ने इस कार को टो कर लिया। लेकिन जब इस कार को पुलिस टो करके ले जा रही थी तब कार का मालिक गाड़ी के अंदर ही था। कार के अंदर से ही उस शख्स ने पुलिस की इस कार्रवाई का वीडियो बना लिया। आप खुद ही सुनिए वीडियो में उसने क्या कहा।
पुलिस की ये तानाशाही देख लीजिए। हम बैठे हैं गाड़ी में और हमारी गाड़ी है, जबरदस्ती खींच के लेके जा रहे हैं, हम बैठे हुए गाड़ी। लखनऊ का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि अब तक पुलिस की ओर से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। देश के कई राज्यों में पारा बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं, मगर इस बीच जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से बर्फबारी की तस्वीरें आई हैं। मैदानी इलाकों में बेशक गर्मी बढ़ गई हो, लेकिन गुलमर्ग की तस्वीरें देखकर यही लगेगा कि सर्दी वापस लौट आई है। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है, जिसके बाद कश्मीर का ये ताज एक बार फिर बर्फ से ढक गया है और तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। चीड़, देवदार के पेड़ों का रंग सफेद हो गया है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, यहां आपको रास्ता भी नहीं दिखाई देगा। बर्फ की मोटी परत ने सब कुछ ढक लिया है। कुर्सियों पर बर्फ ही बर्फ है और जहां तक नजर जाती है सिर्फ सफेद रंग दिखाई दे रहा है। आज हुई बर्फबारी में गुलमर्ग की सड़कों पर भारी बर्फ जमा हो गई है, जिसे हटाया जा रहा है। सड़क के किनारे मानो बर्फ की पहाड़ियों में तब्दील हो गए हैं। बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर के पहाड़ों की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। एक तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। कश्मीर और द्रास में बर्फ की बारिश के बाद की तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई दी। पहले जो पेड़ हरे भरे दिखाई दे रहे थे, वो आज हुई बर्फीली बारिश के बाद सफेद हो गए। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने के बाद लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और बर्फबारी होने से पर्यटक और भी ज्यादा खुश हैं। पिछले एक हफ्ते से लगभग धूप आई हुई थी और आज अचानक से यहाँ बर्फबारी होने से सारा निजाम दरहम बरहम हो चुका है। बर्फबारी से सड़क मार्ग प्रभावित है। प्रशासन ने श्रीनगर जम्मू हाईवे से गुजरने वाले लोगों को खराब मौसम की वजह से सावधानी बरतने की हिदायत दी है। गुलमर्ग, द्रास के अलावा शोपियां में भी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बर्फबारी के बाद पूरे इलाके में शीतलहर लौट आई है। हो सकता है मैदानी इलाकों में भी इसका कुछ असर दिखाई दे।